डियर कोलीग्स, अस्सलाम वालेकुम। आज कॉस्मिन के साथ हाजिर हो। कॉस्मिन कॉस्मिन ए और कॉस्मिन जेल दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। ये ओरल एंड टॉपिकल फॉर्म में है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये हाउ टू विन एंड एंगेज द कस्टमर। तो इसके लिए प्रेजेंटेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, यू कैन इवेल्युएट कि किस तरीके से हम अपने डॉक्टर्स को एंगेज करेंगे। डिटेलिंग प्रिपेयर करनी है, उसके साथ साथ हमें कॉलिंग को किस तरह प्लान करना है और मैनेज करना है, और किस तरह हम सीनियर्स के बेनिफिट किस तरह ले सकते हैं, या सीनियर किस तरह आपके साथ वर्क करेंगे सो दैट वी कैन गेट बेनिफिट ऑफ दैट। तो कॉस्मिन पर आ जाते हैं। कॉस्मिन दो फॉर्मुलेशन अवेलेबल है। एक 0.05 मिलीग्राम जेल आइसोट्रेटेनाइन इसमें अवेलेबल है। तो ये ये इसका 10 ग्राम में अवेलेबल है। इसके साथ साथ कैप्सूल भी है 20 मिलीग्राम में। तो ओरल एंड दोनों फॉर्मुलेशन में। तो कॉस्मिन जेल क्या है? ये एसिड है, जो कि रेटिनॉइड एसिड है। तो इट इज अ रेटिनॉइड दैट इज सिस फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टेरिटिनॉइड। ये 13 सिस रेटिनॉइक एसिड से कहते हैं, विच इज एसिड फॉर्म ऑफ विटामिन ए। कॉस्मिन जेल, ईच ग्राम ऑफ जेल कंटेन्स 0.5 मिलीग्राम ऑफ आइसोट्रेटिनॉइड। तो ये इसकी कॉम्पोजिशन है। कॉस्मिन ए इसी तरह ये 20 मिलीग्राम कैप्सूल में अवेलेबल है। तो ये दोनों फार्मूलेशन हम इसका डिस्कस करते हैं। ये आपके पास दोबारा मतलब ये चीज। तो बिफोर गोइंग टू द प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले हमें मालूम किया करना चाहिए पैथोजेनेसिस क्या क्या होती है। क्योंकि एक्नी में ये इंडिकेटेड है, तो एक्नी की पैथोजेनेसिस क्या है। जिस हम पैथोजेनेसिस अंडरस्टैंड करते हैं, तो हमें पता चलता है प्रोडक्ट कैसे काम करेगी और डिफरेंट प्रोडक्ट्स कैसे काम करती हैं। तो स्टार्ट विद द पैथोजेनेसिस के ये 4 प्रोसेसेस होते हैं, जिसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ द सीबम, हाइपर कैरेटनाइजेशन, इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। ये चारों चीजें यहाँ पर ये प्रेजेंट की गई हैं, और इसको हमें अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे यहाँ पर अगर जो सिबेशियस ग्लैंड है, ग्लैंड जिस वक्त हाइपर एक्टिव होता है और उसमें हाइपर कैरेटनाइजेशन होती है, तो वहां पर से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। दो ये चीजें आ गई। सीबम प्रोडक्शन जब बढ़ेगी, तो यहाँ पर सीबम सीबम की क्वांटिटी और ये प्लग इन होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ, जो कि क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी पैथोजन है, उसके उसकी फिर ओवर ग्रोथ होती है और ये इन्फेक्शन कॉज करता है। तो उसके साथ साथ इन्फ्लेमेशन भी ये सारे प्रोसेसेस में होते हैं। तो ये चारों प्रोसेस हमें समझना जरूरी है, और ये इसको डॉक्टर को आगे प्रेजेंट भी करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये इन चारों प्रोसेसेस पर हमारी कॉस्मिन कैप्सूल और कॉस्मिन ओरल जेल दोनों काम करती है। इसमें ये एक और तरीका है एक्नी ट्रीटमेंट। डिफरेंट थेरापीज जो अवेलेबल है वो किस तरह काम करते हैं। जिस तरह बेंजाइल पेरोक्साइड ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, इसी तरह कैल्टोलिटिक है। तो ये दो जगहों पर काम करती है। लेकिन हमारी ये नेक्स्ट आप देख सकते हैं ओरल ट्रेटिनाइन जो है, ये चारों प्रोसेसेस पर काम करती है, विच मीन्स इट इज मोर इफेक्टिव। इट रिड्यूसेस द सीबम, नॉर्मलाइजेस द डिकॉस डेस्क्वामेशन, और इनहिबिट्स प्रोटीनोबैक्टीरियम या क्यूटोबैक्टीरियम एक्नी से कहा जाता है। इन दोनों को कवर करती है। तो इसी तरह रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। तो ये चारों प्रोसेस जो है, उसमें हमारी आइसोट्रेटिनाइन जो इफेक्टिवली काम करती है। तो कॉस्मिन मीन्स के इट इज हाईली इफेक्टिव फॉर एक्नी बिकॉज इट इज कवरिंग ऑल दोज फैक्टर्स। इसी तरह हार्मोनल थेरापी है। ये खासतौर पर गायनिकोलॉजिस्ट साहब ने सुना होगा, ये ज्यादातर हार्मोनल थेरापीज यूज करते हैं, और ये एक इसमें बहुत बड़ा एक फैक्टर है। तो वो सिर्फ हार्मोनल थेरापीज इस पर काम करें। तो जबकि हमारी ओरल आइसोट्रेटिनिन या जेल फॉर्म में ये चारों प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है। तो इसी तरह एंटीबायोटिक्स का काम आता है, एंटी इंफ्लेमेटरी भी यहाँ पर काम आ सकती है। दूसरी ट्रॉपिकल रेटिनॉइड्स वगैरह भी यहाँ पर काम। तो ये सारे डिफरेंट वेज ऑफ ट्रीटिंग एक्नी है। तो हमारा भी प्रोडक्ट जिस तरह काम करती है वो ऑलरेडी थोड़ा सा डिस्कस कर दिया। तो आगे इसका मॉडिफिकेशन और इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस पर जाते हैं। तो आइसोट्रेटिनाइन या कॉस्मिन की
जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये एपोप्टोसिस जिसे कहते हैं, यानी प्रोग्राम सेल डेथ ऑफ द सीबोसाइट्स। तो सीबेशियस ग्लैंड्स के यहाँ पर जो प्रोडक्शन होती है, ये सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, उनको ये रोकती है। दैट रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन सीबम प्रोडक्शन while exhibiting antibacterial effect on Cutibacterium acne या Propionibacterium acne भी इसे कहते हैं। इसी तरह isotretinoin is available in acne drugs that affects all four major pathogenic processes in acne। जो लास्ट स्लाइड में भी दिखाया गया कि तमाम चारों जो इसके acne के प्रोसेसेस हैं उन सब पर एक्ट करती है। दैट्स वाई इट इज इफेक्टिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्नी, और उसमें जिस किस्म की भी प्रॉब्लम है वहां इसको रिजॉल्व करेंगे। तो ये ओवरऑल इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जिसे एपोप्टोसिस कहते हैं, जिसमें स्टार्टिंग विद सिबोसाइटिक एक्टिविटी के जो सिबोसाइट सेल होते हैं उसको रिड्यूस करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं या उनकी प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिसकी वजह से आगे सारे इफेक्ट्स इसी की वजह से मजीद आते हैं। अब इसे डायग्रामेटिकली अगर हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें तो सबसे पहले यही होता है कि स्टार्ट विद सीबम प्रोडक्शन। जब सीबम प्रोडक्शन होती है तो ये कैरेट हाइपर कैरेटनाइजेशन भी इसके साथ ही हो जाती है। तो ये दोनों चीजें जो सीबम मैक्सिमम प्रोड्यूस होकर ये इस यहाँ पर ये प्लग हो जाती है, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ भी आगे आ सकती है। तो कैरेटिनाइजेशन इन्फ्लेमेशन भी इसके साथ इसका पार्ट बन जाती है। तो ये सारी चीजें मिलाकर इसको मजीद सिवियरिटी की तरफ लेकर जाती है। तो इन चारों प्रोसेसेस को चूंकि हमारी ड्रग इफेक्टिवली कंट्रोल करती है, तो दैट्स व्हाई गेट्स। तो आइसोट्रेटिनाइन noticeably reduces the production of sebum and shrinks the sebaceous gland। sebaceous gland को भी ये shrink करती है, जिसकी वजह से sebum production कम हो जाती है। और ये stabilizes the keratinization and prevents the comedones open या close, ये सारे comedones को ये कंट्रोल करती है। तो जिसकी वजह से आगे मजीद इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन के चांसेस रुक जाते हैं। इट आल्सो रिड्यूसेस द इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में भी काम आती है, और इन्फेक्शन में क्यूटी बैक्टीरियम एक्नी को ये इफेक्टिवली रेडिकेट करती है। मीन्स के एक्नी की तमाम फॉर्म्स और ये तमाम क्रोनिक हो या इसमें तमाम इंडिकेशन में ये हाईली इफेक्टिव। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वी मस्ट अंडरस्टैंड, हमारे जहन में होना चाहिए, so that we can effectively discuss in Dr. Chamber। फार्माकोकाइनेटिक्स इसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, हाफ लाइफ ऑफ और एलिमिनेशन हम डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन आ जाता है। तो ड्यू टू हाई लैकोफिलिसिटी इसकी पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन जो है ये कॉस्मिन की 98 टू 535 नैनोग्राम पर एमएल, मीन इसका 262 नैनोग्राम पर एमएल बनता है। तो टाइम टू पीक तकरीबन 3 घंटे में ये पीक सीरम कंसंट्रेशन अचीव कर देती है, विच मीन्स के ये इफेक्टिव रिजल्ट, क्विकर रिजल्ट्स और प्रोलॉन्ग्ड एफिकेसी देती है। डिस्ट्रीब्यूशन इसकी इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ इट्स हाई प्रोटीन बाइंडिंग। तो 99.9% even more than this it is bound to plasma proteins। That's why its distribution distributed in wide variety of places in the skin especially, or all over the body, internally or externally ये reach करती है। मेटाबॉलिज्म इसका है ये यूजुअली लिवर और आल्सो पॉसिबिलिटी इन द गट वॉल, ये इसका मेटाबॉलिज्म होता है। और इसके मेटाबोलाइट्स जो है वो ब्लड और यूरिन में पाए जाते हैं, जिसमें जो कि ये 2-3 के जो मेटाबोलाइट्स हैं वो डिस्कस किए। 20 to 30% डोज इज मेटाबोलाइज, बाकी सारी अनमेटाबोलाइज फॉर्म में आइदर इन द फीसिस डायरेक्टली रिलीज होती है या फिर यूरिन में इसके मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में ये फिर रिलीज होती है। हाफ लाइफ 21 आवर है तकरीबन, दैट्स वाई कि वंस डेली डोजेज इज सफिशिएंट। और इसकी एलिमिनेशन इन द फीसिस एंड यूरिन इज रिलेटिवली इक्वल, तकरीबन 53 to 74% is eliminated as unchanged isotretinoin in the feces।
ठीक है, यहाँ पर इसका अब अगर हम देखें कि एब्जॉर्प्शन इसकी क्विक है और उसके साथ इसकी हाफ लाइफ 21 आवर्स तक मेंटेन रहती है, तो मीन्स कि ये प्रोलॉन्ग्ड और क्विक एफिकेसी देगी। तो सिम्टम्स रिलीफ में ये आसानी होती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में आते हैं ओरल, खास तौर पर ओरल में अगर हम देखें तो ये खासी इसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो दैट्स वाई के बड़े केयरफुली और हमें बिल्कुल जस्टिफाई करना चाहिए डॉक्टर क्लिनिक में, जहां पर इसकी इंडिकेशन बनती है रिकमेंड करें, जहां पर कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो जरूर डॉक्टर को बताना चाहिए। तो ओरल आइसोट्रेटिनाइन खास तौर पर ओरल फॉर्मुलेशन में, और जेल में प्रॉब्लम्स नहीं आती क्योंकि वेरी लो कंसंट्रेशन इन द सिस्टम इज रीच्ड। तो oral isotretinoin is contraindicated in pregnancy because of several birth defects are there with the uh, isotretinoin. Breastfeeding women में भी नहीं देनी चाहिए, it is contraindicated. इसी तरह हेपेटिक एंड रीनल इंसफिशिएंसी में इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड, जहां पर कंप्लीट रीनल शटडाउन या सीवियर रीनल और हेपेटिक इंसफिशिएंसी है तो वहां पर इट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसी तरह एलिवेटेड ब्लड लिपिड लेवल्स अगर जहां पर जिन पेशेंट्स में हो तो उनमें भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सिमिलरली टेट्रासाइक्लिन, विटामिन ए सप्लीमेंट खासतौर पर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के साथ भी इट शुड नॉट बी गिवन। तो पेशेंट हु आर सेंसिटिव टू आइसोट्रेटिनाइन, तो सेंसिटिविटी रिएक्शन ये किसी भी ड्रग के साथ भी हो सकता है, तो इसी तरह ये आइसोट्रेटिनाइन या कॉस्मिन के साथ भी इट इज नॉट रिकमेंडेड। कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बाद आते हैं हम इंडिकेशन। अब मेन इंडिकेशन क्या है और इसकी आगे डिटेल वन बाय वन देखेंगे। तो मॉडरेट टू सीवियर नोडुलर और इन्फ्लेमेटरी एक्नी, यानी इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी दोनों में ये इक्वली इफेक्टिव है। और उसकी वजह ये है कि ये पहले आपने देखा था इसमें आइदर इन्फ्लेमेशन इज देयर और नॉट, तो इट इज इफेक्टिव क्योंकि ये बहुत टाइप ऑफ एक्नी में ये काम करती है। तो इसी तरह एक्नी कॉन्ग्लोबटा, इसमें ये जहाँ जहाँ पर सीवियर टाइप ऑफ एक्नी रिलेटिवली सीवियर हो जाती है और इन्फ्लेमेशन खास तौर पर बढ़ जाती है, तो वहां पर ये आगे जाकर इसको मजीद देखते हैं। इसी तरह रिकैल्सिट्रेंट एक्नी में भी ये हाईली इफेक्टिव है। तो ये तीनों इंडिकेशंस में इसे रिकमेंड किया जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं इंफ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी। ये नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी, इसमें डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग रेडनेस रिलेटिवली कम है, लेकिन एक्नी के निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। तो इसके डायग्रामेटिकली आप देखें तो ये सीबम और ये जो कॉम्बिडोन्स हैं ये नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसकी वजह से दिस इज एक्नी। तो ये नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्नी है। इसी तरह मॉडरेट टू सीवियर इन्फ्लेमेटरी या नोड्यूलर एक्नी जो है वो भी यहाँ पर थोड़ी सी आपको इन्फ्लेमेशन भी नजर आ रही है, लेकिन ये रिलेटिवली मॉडरेट है। अब ये किसी हद तक सीवियर फॉर्म में आ गई है और ये एक्नी कोंग्लोबटाई से कहते हैं, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है और नोड्यूल और ये अंदर जो डीप टिश्यूज की इन्फ्लेमेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है और ये पैचेस इसके बकायदा तौर पर इन्फ्लेमेशन के उभरे हुए नजर आते हैं। तो ये आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं इसी तरह रिकैल्सिट्रेंट एक्नी है, उसमें और ज्यादा ये कॉम्प्लिकेशन होती है। ये क्रॉनिक है, आमतौर पर ज्यादा पुरानी हो जाती है, तो इसमें ये दाग धब्बे ज्यादा वाजे तौर पर आ रहे हैं और इसकी क्रोनिसिटी यू कैन सी। तो ये तीनों टाइप ऑफ एक्नी में हमारी ड्रग इफेक्टिव है। तो एक्नी में जो कॉस्मिन इज यूज प्राइमरीली इन द टॉपिकल ट्रीटमेंट of acne vulgaris when comedones और पेस्ट्यूल्स और पेप्यूल्स जो प्रीडोमिनेट होते हैं वहां पर ये तमाम इंडिकेशन में ये इफेक्टिवली ट्रीट की जा सकती है। तो कॉस्मिन इज हाईली इफेक्टिव इन ऑल दिस कॉम्प्लिकेशंस। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है भी है तो वहां पर भी, लेकिन कुछ स्टेफलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, अदर पैथोजन जो कि एक्नी से हट कर है, वो उसके अलावा बाकी जो एक्नी से रिलेटेड पैथोजन है उनको इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं। तो इन्फेक्शन भी है और
बाकी इन्फ्लेमेटरी एंड नॉन इन्फ्लेमेटरी एक्ने को इक्वली इफेक्टिव है। डोजेज इसकी 0.5 मिलीग्राम टू 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट डेली फॉर द पीरियड ऑफ 15 to 20 वीक्स के लिए दी जाती है। बोथ इन सिंगल और डिवाइडेड डोजेज दोनों सूरतों में दी जा सकती है। ठीक है, इसी तरह अगर सीवियर फॉर्म है तो 2 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दी जाती है। तो बच्चों में 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इट्स नॉट रिकमेंडेड, और इसका यूज वैसे एक्नी होती भी रिलेटिवली कम ही है, लेकिन अगर हो भी तो उसमें इसको ये रिकमेंड नहीं की जाती। जिसके जैसे कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात की गई थी, तो कॉस्मिन शुड नॉट बी यूज्ड इन एलर्जिक दोज पेशेंट हु आर एलर्जिक टू आइसोट्रेटिनाइन। इसी तरह प्रेग्नेंट वुमेन में इसे नहीं देना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है उनमें नहीं देना चाहिए। एक्जिमा वो एक अलग इंडिकेशन है वो उसकी डिफरेंट पैथोलॉजी है, तो इसमें भी ये नहीं दी जा सकती है। तो वी मस्ट डिफरेंशिएट व्हाट इज एक्जिमा और दूसरी, इवन एक्जिमा के साथ साथ दूसरी टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन या स्किन कॉम्प्लिकेशंस, ये सिर्फ एक्नी में रिकमेंडेड है। तो रेडनेस ऑफ द स्किन, ब्रोकन ब्लड वेसल्स एंड पिंपल यूजुअली इन द सेंटर ऑफ द फेस, रोजिशिया जिसे हम कहते हैं, रोजिशिया ये रेडनेस ऑफ द स्किन आ जाती है फेस पर। तो ये यूजुअली कुछ ड्रग्स का साइड इफेक्ट भी हो सकता है, कोई अगर किसी वजह से भी है, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड इन कॉस्मेन, इसमें रिकमेंडेड नहीं है रोजिका रोजिशिया में। इसी तरह दूसरे डर्मेटाइटिस में ये रिकमेंड नहीं किया जाता। तो ये इसके लिमिटेशंस हैं, हमें डिफरेंशिएट करना चाहिए कहाँ पर इसका यूज है। हाउ टू अप्लाई, इसमें मेन चीज है ये 4-5 इसके जो प्रिकॉशंस, क्योंकि ये अगर हाथों पे लगी रह गई या इसे प्रॉपरली स्किन में पेनिट्रेट नहीं होती तो इफेक्ट नहीं मिलेगा, और दूसरा फिर इसको कंटेमिनेशन हो सकती है। तो इन सब के लिए प्रॉपर इसकी यूजेज, अब सबसे पहले हैंड वॉश करने चाहिए, और उसके बाद अगर चेहरे पर अगर मेकअप किया हुआ तो उसे रिमूव करना चाहिए। ये कंप्लीटली इन दोनों चीजों को पहले करके फिर वॉश द एरिया विद माइल्ड सोप एंड वार्म वाटर। हल्के से गर्म पानी के साथ इसे जेंटली इसे ड्राई करना है, और उसके बाद फिर जेल को इफेक्टेड एरिया पर जेंटली लगाना है, स्मूथली इसे अप्लाई करना है। तो इससे ऐसा नहीं कि इसको डॉट्स उन एक्नी पर नहीं लगाने, बल्कि इसको एरिया पर जेंटली रब करना है। और आखिर में अपने हाथ जरूर धोने हैं, सो दैट के इस कंटेमिनेशन हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स या खास तौर पर ये मुंह में न जाए, ओरली हम इसके 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 साइड इफेक्ट्स ना आए। तो ये इसके बेहतर तरीके से इसे अप्लाई किया जा सकता है। साइड इफेक्ट्स इसके मेनली जो रेडनेस और पीलिंग ऑफ योर स्किन ये हो सकती है। तो स्पेशली जो स्टार्टिंग पीरियड में फर्स्ट वीक में ज्यादा ये देखने में आती है। इसी तरह स्लाइट स्टिंगिंग और पेन ऑन द स्किन, स्किन जो है ना वो देखने में आती है। स्किन इरिटेशन है, टेंडरनेस है, स्किन बर्निंग सेंसेशन है, ड्राई स्किन हो सकती है, इचिंग, ये सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो कि हो सकते हैं। दिस इज वेरी रेयर, लेकिन बहरहाल दीज आर द साइड इफेक्ट्स। तो इसे हमें मालूम होना चाहिए कि अगर ये हो जाते हैं और इसकी ज्यादा सिवियरिटी, तो फिर वहां पर डॉक्टर को आइडिया हो कि भी इसे वेदर टू स्विच ऑफ टू अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस, या फिर इसे ये ठीक हो जाएगी। अच्छा, इसमें अभी ये जेलेटिन सॉफ्ट जेल कैप्सूल में अवेलेबल है। तो एज कम्पेयर विद हार्ड कैप्सूल या दूसरे कैप्सूल्स, नॉर्मल कैप्सूल, इसके निस्बत इसके बड़े एडवांटेजेस हैं। क्योंकि आप नंबर वन देखिए कि ये हर्मेटिकली सील्ड कैप्सूल होता है, ये पूरी तरह मतलब ये जिसकी वजह से कंटेमिनेशन भी कम होगी और उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, ये देर तक इफेक्टिव रहता है क्योंकि कंटेमिनेशन नहीं होगी। रैपिड बायोअवेलेबिलिटी इसकी वजह से होती है। और तीसरा ये है कि इजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इजी टू स्वेलो है, और इजी डाइजेशन है। तो ये चार मेन बेनिफिट्स है, वो मस्ट हाईलाइट कि ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है सॉफ्ट जेल कैप्सूल का। तो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल का ये पॉइंट जरूर हाईलाइट करने चाहिए। लास्ट में प्रोडक्ट का जो लिटरेचर है उसको इफेक्टिवली यूज करें। जैसे मैंने
पहले भी प्रेजेंटेशन में कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है अपने प्रोडक्ट को। तो इसके ये एक जो पिक्टोरियल व्यू है वहां से एक थीम बनाते हुए और ये स्टोरी डेवलप करते हुए प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए, बाकी इसके पॉइंट्स जो है ना वो हाईलाइट करें। विद दिस, थैंक यू वेरी मच। होप यू विल इफेक्टिवली डिटेल इन द डॉक्टर क्लिनिक और इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रिस्क्रिप्शन लेने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज।